चलो, कंसाइनमेंट हमको करना है। और मैं जो नोट्स भेजा हूँ ना, वो रेफरेंस नोट्स हैं। वो एक बहुत अच्छे टीचर हैं, सीए फाउंडेशन पढ़ाते हैं, बट लेकिन क्या बोलते हैं, उनके नोट्स है, तो यू में रेफर दोज नोट्स ऑल्सो। और वैसे भी हम लोगों को हर चीज़ का वो तो बनाना ही है, नोट्स बनाना ही है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इसके ऊपर कुछ चर्चा कर लेते हैं, आगे थ्योरी वोरी पढ़ने से अच्छा है। सबसे पहले कंसाइनमेंट। तो किसी को पता है कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कंसाइनमेंट? देखो, कंसाइनमेंट मतलब होता है, मूवी में तुम लोग जरूर सुने होगे कि अरे इतने का माल आ रहा है, इतने का कंसाइनमेंट आ रहा है, ऐसे। तो बेसिकली जैसे मान लो मैं एक सेलर हूँ, आई एम अ सेलर, और आई डील इन सम गुड्स। ठीक है, मैं कुछ गुड्स में डील करता हूँ, आई एम अ सेलर। ठीक है, तो मान लो मेरा लोकल लेवल पे तो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, मेरे प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है, मैं प्रोडक्शन करता हूँ, सेल करता हूँ, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन आई वांट टू एक्सपैंड। अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो मुझे दूसरे शहरों में अपनी ब्रांच डालनी है। अब इतना भी ज्यादा कैपिटल नहीं है कि मैं हर शहर में वर्कर हायर कर लूँ, हर शहर में मैं अपनी अलग दुकान सेपरेट कर लूँ। ठीक है, हर शहर में मैं अपना वो कर लूँ, इतना भी ज्यादा मेरा टर्नओवर नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में हो जाए तो नहीं पता, पर अभी नहीं है, ऐसा मैं सोचा। तो मैं उस सिचुएशन में सोचा अब क्या किया जाए। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं ना दूसरे शहर में एक एजेंट को हायर करूंगा, एक एजेंट को हायर कर लूंगा, और ये एजेंट मेरे बिहाफ में अब मेरे गुड्स को सेल करेगा। मैं इसके साथ डील कर लूंगा कि भाई मैं तेरे को -% ऑफ कमीशन दूंगा, ठीक है, सेल्स पे, तू मेरे गुड्स को भेजना अपने शहर में। तो ये एजेंट बोला ओके। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो जिसके गुड्स है वो बंदा है प्रिंसिपल, और जो बेचने वाला है वो बंदा है एजेंट। एक है प्रिंसिपल और एक है एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल अपने गुड्स सेंड करता है एजेंट को, गुड्स सेंड सेंड करता है एजेंट को, और एजेंट फिर क्या करता है, इसको आगे सेल करता है। तो दिस इज नथिंग बट कंसाइनमेंट, इसी को कंसाइनमेंट बोलते हैं। यहां पर मैं अपने गुड्स एजेंट को सेल नहीं कर रहा हूं, मैं एजेंट को दे रहा हूं कि ले तू मेरे भी हाथ में सेल करना अपने शहर में। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट कंसाइनमेंट। टेक्निकल लैंग्वेज में बोले कंसाइनमेंट की भाषा में, तो इसको कंसाइनर बोलते हैं, कंसाइनर। और इसको बोलते हैं कंसाइनी। ठीक है, कंसाइनमेंट की भाषा में जो प्रिंसिपल होता है उसको कंसाइनर बोलते हैं, और जो एजेंट होता है उसको कंसाइनी बोलते हैं। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई क्या? बोलो। हाँ भैया। हाँ, ठीक है। तो देखो, ये सब तुमको ऐसे डायग्राम में बनाना है। देखो, कंसाइनमेंट चैप्टर में एक चीज तुमको बोलना चाहूंगा, शुरू के ना 3-4 पेज छोड़ देना, 4 पेज तो छोड़ ही देना। ठीक है, 4 पेज यूज में आ जाएंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो हम लोग इस 4 पेज में लिखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, लिखने लायक है। ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह ये सब 4-5 पेज छोड़ देना। ठीक है, और उसके बाद से जो भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखेंगे हम उसके बाद से कार्यक्रम करना। ठीक है, शुरू के 4-5 पेज में ही तुमको ये सब लिखना है। तो अगर मैं एजेंट की स्पेसिफिकली बात करूं, तो एजेंट का नेचर कुछ ऐसा है, इसको हम पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, गेट्स पोजीशन ऑफ द गुड्स, नॉट गेट ओनरशिप। सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, फाइनली गेट्स कमीशन। ठीक है, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंट, और वी कैन से कंसाइनी। ठीक है, मैं प्रिंसिपल एजेंट ज्यादा यूज करूंगा, क्योंकि कंसाइनर कंसाइनी में तुम लोग कंफ्यूज होते हो। अकाउंटिंग के टाइम में तो कंसाइनर कंसाइनी ही यूज करना है, पर अभी कॉन्सेप्ट समझाने के टाइम में आई एम गोइंग टू यूज प्रिंसिपल और एजेंट। तो राइट इट डाउन, इसको लिख लो। चलो, अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। अब इसका उल्टा काम प्रिंसिपल करेगा। प्रिंसिपल क्या करेगा? सेंड गुड्स टू कंसाइनी, कंसाइनी को गुड्स सेल करेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड विथ कंसाइनी, कमीशन पे करेगा, ये पेज कमीशन, रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये लिख लो, ये भी लिख लो जल्दी फटाफट।
चलो, तो इतना तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया, हु इज द प्रिंसिपल और हु इज द एजेंट। ठीक है, तो एक मेरे को बस सिंपल सा लॉजिक अब इसके पीछे फाइनली तुम बता दो। तो क्या प्रिंसिपल जो एजेंट को गुड्स बेच रहा है, क्या वो उसको बेच रहा है गुड्स? जो गुड्स वो भेज रहा है एजेंट के पास, क्या वो बेच रहा है उसको? नहीं। नहीं बेच रहा है, वो सिर्फ उसको भेज रहा है गुड्स को कि भाई ले तू मेरे बिहाफ में भेज देना। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना, वो बेच नहीं रहा है। ठीक है, और एजेंट को उसके बदले में मिलेगा कमीशन। बचपन में हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, जो कि हमको अभी भी पढ़ना है खैर। ठीक है, अब मैं पहले ये चालू कर दिया कंसाइनमेंट चैप्टर, पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या आइटम आते थे? सबसे पहले आता था कुछ ओपनिंग स्टॉक, फिर आते थे परचेजेस, हम कुछ परचेज करते थे वो आता था, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते थे हम परचेज करने में वो आते थे, इधर आता था सेल्स जो हम बेच देते थे, इधर आता था और क्या, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। यस, तो जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 10 यूनिट्स परचेज करता था और 10 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक रहता था, 90 यूनिट में परचेज करता था। ठीक है, और फिर मान लो उसमें से मैं 80 बेच देता था, तो 20 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बच जाता था। यूनिट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, है ना, कि मैंने ओपनिंग किया, उसमें से मैंने जो परचेज किया उसको प्लस करके जितना सेल कर दिया उतना माइनस कर देता, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता था। मैं बता रहा हूँ करीब करीब 80 to 90% सेम फॉर्मेट होने वाला है तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट का। लॉजिक, लॉजिक फॉर्मेट मतलब लॉजिक, लॉजिक जो है वो 80 से 90% कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो हम लोग लगाने वाले सेम होने वाला है एज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तुमको अगर याद है, जो हम लोग बचपन में पढ़े थे और अभी हम लोग फिर से पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी भी है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो तुमको ये चीज काम में आने वाली है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट ये चीज ध्यान में रखना। और बहुत जरूरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि सेल नहीं हो रहा है यहाँ पर सिर्फ गुड्स सेंड किए जा रहे हैं कंसाइनी को, ताकि वो हमारे बिहाफ में बेच सके और फिर हम उसको देंगे कमीशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब देखो, क्योंकि गुड्स सेल नहीं हो रहे, सेल ना, क्यों? जब हम लोग सेल करते हैं तब हम लोग बिल देते हैं, उस बिल को हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं, इनवॉइस के नाम से जानते हैं, वॉइस के नाम से हम लोग जानते हैं ना बिल को। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें के नाम से बिल का नाम होता है। तो देखो, बिल हम लोग इसको नहीं दे सकते, किसको? एजेंट को। अब एक बात बताओ, मैं यहां से अपना लाखों का सामान किसी दूसरे शहर में किसी दूर देश बैठे एक बंदे के पास भेज दिया हूं, तो बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के ऐसे ही भेज दूं भरोसे में अपना लाखों का सामान उसके पास, कि कुछ देना पड़ेगा उसको साथ में प्रॉपर बैकिंग रिकॉर्डिंग के लिए। और वैसे भी हमारा अकाउंटिंग बोलता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसके बेसिस पे करेंगे हम? प्रूफ के बेसिस, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी पढ़े थे क्लास 11 में कि वाउचर्स मेंटेन करने पड़ते हैं, वाउचर्स के बेसिस पे ही जर्नल एंट्री पास होती है। तो अपना लाखों का सामान ऐसे ही भेज दो एजेंट के पास कि कुछ उसको देना पड़ेगा, उसको भी कुछ इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा पहले ये बताओ, है ना? हाँ। हम लोग उसको देते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। क्या देते हैं हम उसको? प्रोफॉर्मा इनवॉइस। व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस? ये, हाँ, ये ऐसा इनवॉइस होता है विच इज नॉट अ बिल, क्योंकि हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट एन इनवॉइस, दिस इज ए प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जहां पर मैं सिर्फ पर्टिकुलर्स बताता हूँ कि दैट मच अमाउंट ऑफ यूनिट्स स्टैंड एट दैट मच कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस इनवॉइस के अंदर सामने वाले इंसान को, अपने एजेंट को बताता हूँ कि मैं इतना सामान बेच रहा हूँ इतने में, ताकि जब वो अनलोडिंग भी करवाएगा, ट्रक में जा रहा है सामान, ट्रक जब वहां पहुंचा तो अब सामने वाला एजेंट उसको अनलोडिंग कराएगा तो क्रॉस वेरीफाई करेगा प्रोफॉर्मा इनवॉइस से कि जितना सामान इसमें लिखा है उतना सामान मेरे को मिल रहा है कि नहीं, है ना? ऐसा क्यों वो चेकिंग करेगा? क्यों? उसको भरोसा नहीं मेरे ऊपर, क्यों चेक करेगा वो? बताओ। प्रोफॉर्मा इनवॉइस, व्हाई इज गोइंग टू चेक प्रोफॉर्मा इनवॉइस? उसको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं बोला हूं 100 यूनिट्स भेज रहा हूं तो मैं 100 यूनिट्स भेजूंगा। बोलो, बोलो, अकाउंटेंट वाला दिमाग चलाओ, बोलो ना, वो क्यों चेक करेगा? चलो मैं ही बता, डिफेक्टिव गुड्स तो ये देखने के लिए। यस यस, गुड्स डिफेक्ट होने के कारण रास्ते में बहुत सारे गुड्स डिफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, गुड्स डिफेक्टिव हो जाते हैं या फिर स्टोलन हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, या फिर फायर, ट्रक ही जल गई भाई, या फिर एक्सीडेंट, खाई में गिर गया। ठीक है, या फिर रेन हो गई, बारिश में खराब हो गए, है ना? और भी बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं जिससे गुड खराब हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। पर दिस डिफेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, पहला होता है नॉर्मल
normal circumstances which cannot be avoidable, और दूसरा है abnormal circumstances which can be avoidable। ठीक है, तो दो टाइप के लॉसेस हो सकते हैं, हमको दो टाइप के लॉस हो सकते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है? जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, बारिश हो रही है, बारिश को रोक सकते हैं क्या? नहीं, पर बारिश के ऊपर हम झिल्ली लगा सकते हैं ट्रक के ऊपर, तो दिस इज अवॉइडेबल, दिस इज अवॉइडेबल। लेकिन हम लोग टमाटर भेज रहे हैं, मान लो मैं टमाटर का डीलर हूँ, टमाटर भेज रहा हूँ, तो मैं एकदम मध्य प्रदेश भेज रहा हूँ टमाटर, बहुत दूर दूसरे स्टेट भेज रहा हूँ, ठीक है, मध्य प्रदेश भेज रहा हूँ या दिल्ली भेज रहा हूँ, बहुत दूर है, इतने दूर, तो हो सकता है रास्ते में कुछ एक दो कैरेट टमाटर खराब हो जाए, दिस इज वेरी नॉर्मल, है ना। फल फ्रूट भेज रहा हूँ, ठीक है, ऐसा आइटम भेज रहा हूँ जो नॉन ड्यूरेबल है, ठीक है, तो हो सकता है रास्ते में खराब हो जाए, है ना। या फिर हम लोग ऐसा मान के चलते हैं अपने बिजनेस में कि रास्ते में हमारा सामान जा रहा है तो एक दो कैरेट खराब होगा, तो दैट इज नॉर्मल, वी आर एग्री, ठीक है, कि हाँ उतना हो सकता है। पर अब नॉर्मल क्या होगा कि भाई मेरे को पता है मेरा गुड्स बारिश में खराब होता है, मैं फिर भी बन्नी नहीं लगाया, ये अब नॉर्मल होगा। भाई चोरी हो गई, तो यहाँ पर मेरे को दो तीन आदमी भेजने चाहिए थे ट्रक में अपने, ठीक है, कि चोरी ना हो, सामान एंटीक है मेरा, महंगा सामान है, चोरी ना हो, तो मेरी गलती। तो दिस टाइप ऑफ लॉसेस कैन बी अवॉइडेबल, मैं इसको अवॉइड कर सकता था अगर मैं थोड़ा सा दिमाग से काम लेता, तो पर मैंने दिमाग से काम नहीं लिया, तो अब नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस इज बियर बाय द बायर्स, बियर बाय सेलर। तो ये चीज ध्यान में रखो, नॉर्मल लॉस जो है वो हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन हम सोच के रखते हैं कि हाँ हमको नॉर्मल लॉस होगा, और अगर नॉर्मल लॉस हो गया तो फिर हम लोग इसका जो कॉस्ट होता है, जो नॉर्मल लॉस होता है, उसको हम बायर से ही रिकवर कर लेते हैं, कॉस्ट में मिक्स करके, उसको उसको कॉस्ट में हम लोग मिक्स कर देते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, नॉर्मल लॉस को हम लोग कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन अब नॉर्मल लॉस की हम बात करें तो अब नॉर्मल लॉस को हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, हम बायर से चार्ज नहीं कर सकते, वो हमारी गलती के हमारे कर्मों का नतीजा है। तो हम इसको किससे बियर कराते हैं, हम खुद ही बियर करते हैं, सेलर्स खुद ही बियर करता है। इस सिचुएशन में कंसाइनर खुद बियर करेगा, ठीक है। समझ में आई बात? बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया। यस। अब देखो, यहाँ पर खर्चे भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं खर्चे नहीं होंगे, सिर्फ गुड्स का ही खर्चा होगा, देयर आर सम एक्सपेंसेस ऑल्सो। अभी मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ ना, अभी मैं कुछ भी लिखने नहीं बोल रहा हूँ, लिखते मत बैठ जाना, ठीक है। देयर आर सम एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? एक्सपेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक रेंट हो गया, गोडाउन का रेंट, गोडाउन का रेंट कौन देगा, कंसाइनी देता है ना। तो लेकिन अब देखो अल्टीमेटली एक चीज मैं बता दूं, अल्टीमेटली ऑल दी एक्सपेंसेस आर टू बी बियर बाय कंसाइनर। बताओ गुड्स का मालिक कौन? बोलो, गुड्स का मालिक कौन? कंसाइनर। बेच कंसाइनर कौन रहा है? कंसाइनी। कंसाइनर कंसाइनी एजेंट बेच रहा है, गुड्स का मालिक कंसाइनर है, बेच कंसाइनी रहा है। तो गुड्स का मालिक खर्चा उठाना चाहिए कि जो बेच रहा है वो खर्चा उठाएगा? मतलब खर्चा अल्टीमेटली फटेगा किसके सर में, जिसके गुड्स हैं या जो कंसाइनर। कंसाइनर, यस, जिसके गुड्स है। भाई मेरे गुड्स है तो मैं खर्चा उठाऊंगा, कंसाइनी तो मेरा एजेंट है ना। वो बेचारा एक तो ऑलरेडी थोड़े से कमीशन में काम कर रहा है, थोड़े से नहीं मतलब 10-12% कमीशन उसको मिलता होगा, ठीक है। उस पे भी अगर मैं उसको बोलूं भाई गोडाउन रेंट तो अपना खुद ही देना, ये जो भी खर्चे हो रहे हो तू भी देना, तो भाई बेचारा पागल हो जाएगा, बोलेगा मैं ही बेच रहा यार, तू खुद ही कर ले, एक काम कर, ठीक है। तो सारे जो खर्चे होते हैं वो कंसाइनर बियर करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो, एक चीज याद रखना ना बहुत जरूरी, डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जब तक, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जब तक गुड्स गोडाउन तक नहीं पहुंच जाते तब तक होने वाला खर्चा।
खर्चे, ठीक है। जब तक गुड्स गोडाउन तक नहीं पहुंच जाते तब तक जितने भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल फ्रेट, इंश्योरेंस, कार्टेज, कैरियज, किसी भी नाम से हो, सब भाड़ा ही है, ठीक है। ये सब खर्चे कौन से होते हैं? ये ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली होते हैं। इंश्योरेंस हम लोग रास्ते के लिए तो कराते हैं ताकि गुड्स चोरी हो जाए या गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो उस सिचुएशन में हमारे गुड्स को जो भी लॉस होगा वो हम लोग इंश्योरेंस से रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट खर्चे में जैसे मैं बता दिया गोडाउन रेंट, ठीक है, और ये कब होता है? जब गुड्स रीच हो जाते हैं। गुड्स रीच हो गए तो गोडाउन रेंट हो गया, रिपेयर्स हो गया, रिपेयर्स, ठीक है, कुछ रिपेयर्स करा दिया, कुछ डिफेक्टिव गुड्स थे, इलेक्ट्रॉनिक सामान था, मान लो रिपेयर्स कराने से बिक सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर स्क्रैच स्क्रैच आ गया, उसको रिपेयर करा दिया, तो वो सब खर्चा इनडायरेक्ट खर्चा है। अल्टीमेटली खर्चे कौन बियर करेगा? कंसाइनर, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। लेकिन ये चीज याद रखना, डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो होते हैं टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो ये खर्चे गुड की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, पर इनडायरेक्ट खर्चे नॉट एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये नहीं होते हैं ऐड, ठीक है। टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, डायरेक्ट खर्चे। अब तुम लोग मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताओ। सोचो तुम किराना दुकान जा रहे हो कोई सामान खरीदने, ठीक है। अब तुम जब किराना दुकान गए हो सामान खरीदने, तो एक बात सोचो, वो बंदा, अब तुम लोग रैशनल कंज्यूमर हो, तुम लोगों को नॉलेज है मार्केट की। मान लो, चलो एग्जाम्पल ही लेते हैं, एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे और क्लियर होगा। मान लो मैंने 1000 यूनिट सेंड किए 90 पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। 20,000 रुपए लग गया मेरे को इंश्योरेंस, और 5,000 रुपए मेरे को लग गया फ्रेट, ठीक है। और फिर उसके बाद 10,000 रुपए रेंट ऑफ गोडाउन, बस इतना ही है, ठीक है। मेरे को बोल रहे कॉस्ट पर यूनिट निकालो, कॉस्ट पर यूनिट निकालो, ठीक है। तो देखो अब यहां पर सबसे पहले गुड्स कितने का था? 1000 इंटू 90 पर यूनिट, 90,000 का तो कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, 20,000 की इंश्योरेंस हो गई, फ्रेट 5,000 की हो गई, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है। मैं बोला डायरेक्ट खर्चे सारे इंक्लूड हो जाते हैं, तो 20, 1,10,000, 1,15,000 हो गया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। एक काम करता हूं, अब इसी टोटल कॉस्ट में 1,15,000 जो टोटल कॉस्ट आया, 10,000 रेंट का भी मिला लेते हैं, तो 1,25,000 हो गया। अगर रेंट का भी खर्चा मिला लूं, मैं इनडायरेक्ट खर्चा भी मिला लूं। अब मेरे को एक बात बताओ, यूनिट्स कितने हैं? 90 नहीं, 1,000, 1,000 यूनिट्स है, 1,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 115 आया, 125 आया। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों को मार्केट की नॉलेज है कि नहीं? ऑलरेडी 90 रुपए का जो गुड है वो तुम 115, कॉस्ट है भाई 115, उसमें प्रॉफिट भी तो ऐड करूंगा, तो मान लो 120 में बेच रहा हूं, और इधर 130 में, मान लो 5 रुपए प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। तुम लोगों को ये 10 रुपए का प्राइस गैप समझ में नहीं आएगा? तुम रैशनल कंज्यूमर हो, तुमको दूसरे दुकान में 120 में मिल रहा है सेम सामान, इस दुकान में 130 में मिल रहा है, इससे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? 130 वाले बंदे से खरीदोगे सामान? नहीं। नहीं खरीदोगे भाई, तुम रैशनल कंज्यूमर हो, तुम 10 दुकान में पूछते हो पहले कॉस्ट। ऑलमोस्ट हर दुकान का प्राइस 120 के आसपास ही होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे खर्चे तो सभी को होते होंगे, ठीक है, ये जो नॉर्मल खर्चे, और जिसको नहीं होते ये खर्चे, वही मोनोपोली होता है उस शहर का। हर शहर में एक आध आदमी मोनोपोली होता है। कौन मोनोपोली होता है? जिसका सप्लायर पास में होता है, तो उसका कॉस्ट वहां पर कम लगता है। जिसकी खुद की खेती होती है उसका कॉस्ट कम लगता है। अब जैसे तुम लोग एक बात बताओ, बात चल रही थी जब एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो एप्पल का प्राइस इंडिया में कम हो जाएगा। जब बैंगलोर में अगर एप्पल का प्लांट डल गया तो एप्पल आईफोन का प्राइस इंडिया में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो ऑक्ट्रॉय वगैरह लगता है, फ्रेट वगैरह लगता है, इतना सारा शिपमेंट चार्जेस लगता है, नहीं पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हाँ, इतना सारा भर भर के जो टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, कस्टम लगता है, वो सब हट जाएगा। कस्टम वस्टम नहीं लगेगा, सिर्फ जीएसटी लगेगा फिर, और वही है। तो एप्पल का आईफोन सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर पास हो जाएगा ना, सप्लायर बाजू में इंडिया में ही आ जाएगा, अपने ही देश में आ जाएगा।
तो इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए। तो इस वजह से कुछ लोगों का महंगा रहता है, उनके सप्लायर दूर रहते हैं और उनसे फिर कोई खरीदता नहीं है, ठीक है। तो रेंट ऑफ गोडाउन, ये सब चीजें, इनडायरेक्ट खर्चे, ये सब इंक्लूड हम नहीं कर सकते। अब तुम सोचो ना, मैं ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था कि तुम किराना दुकान जाओगे, 10 रुपए का लेस है, वो 10 रुपए का लेस तुम परचेस की, किराना वाला बोला 12 रुपए, तुम बोले भैया 10 रुपए तो लिखा है एमआरपी, है ना, सारा कॉस्ट मिला के 10 रुपए एमआरपी इसमें लिख दिए लेस वाली कंपनी वाले। तो भैया बोले 12 रुपए, तो पूछोगे भैया 2 रुपए एक्स्ट्रा का है का, तो बोले कि बेटा रेंट ऑफ द शॉप, बोलेगा रेंट इंक्लूड कर रहा हूं। तुम क्या बोलोगे इसको, निकल, पहली फुर्सत में निकल, ऐसे ही बोलोगे ना इसको, भाई अपनी दुकान का रेंट कैसे ले रहे हैं आप हमसे, ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट खर्चे नहीं इंक्लूड कर सकते हम गुड्स में, ठीक है, बात समझ में आई। एक और सिनेरियो मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को, नॉर्मल लॉस वाला, ठीक है, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस यहीं पर एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मैंने 1000 गुड्स सेंड किए 90 पर यूनिट में, पर गुड्स रिसीव्ड जो हुए, जो गुड्स रिसीव हुए वो हुए 980 यूनिट्स। अच्छा बताओ भेजा कितना था, बताओ मेरे को एक बार बताओ, भेजा कितना था, बोलो। 1000 1000 भेजा था, रिसीव कितना हुआ, 980 980, यस। तो अब देखो ये वाला जो नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस है, मैं बता दिया तुमको, क्वेश्चन हिंट देगा या बता देगा, मैं अभी बोल रहा हूँ मैं नॉर्मल लॉस लेके चल रहा हूँ, ये 20। तो टोटल कॉस्ट तो उतनी रहेगी 1,15,000, लेकिन अब इसको तुम डिवाइड किससे करोगे, अब 1000 से डिवाइड नहीं करना, अब तुम्हारे पास सिर्फ कितने यूनिट बचे, 980 यूनिट, तो तुम इसको 980 से ही डिवाइड करोगे। तो अब कितना आ रहा है बताओ, 1,15,000 डिवाइडेड बाय 980, तो ये आया 117.34, ये पर यूनिट, ये आ गया तुम्हारा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल लॉस होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है बाय गुड यूनिट्स, जो गुड यूनिट्स होते हैं उन लोग नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इतना सब करते हैं, ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल नॉर्मल लॉस। बट अगर एबनॉर्मल लॉस की बात करूं तो ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये भी बता देता हूं। चलो मान लिया एबनॉर्मल लॉस भी हो गया, रिसीव्ड 980 नहीं, रिसीव्ड 950 यूनिट्स हो गया, और ये 950 यूनिट्स में से, ये 950 यूनिट्स में से 20 यूनिट्स जो है वो नॉर्मल लॉस है, और 30 यूनिट्स जो है वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो अब एक बात बताऊं, 1,15,000 का गुड्स है, मान लो मैं अब नॉर्मल लॉस को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, तो मैं अब 950 यूनिट से इसको डिवाइड करूंगा, और अगर मैं इसको 950 से डिवाइड किया, 1,15,000 डिवाइडेड बाय 950, तो ये आ रहा है 121.05। सोचो, अब एक बात बताओ, जितने में यहां पर लोग बेच देने वाले हैं 120 रुपए, उससे ज्यादा तो मेरा कॉस्ट बन के आ गया 121.05। खरीदेगा कोई मेरे से, अब इसमें मैं प्रॉफिट भी ऐड करूंगा, बोलो अब नॉर्मल लॉस करना चाहिए मेरे को एब्जॉर्ब, नहीं। मेरी नहीं गलती की सजा कंज्यूमर्स को मिलनी चाहिए, नहीं। तो अब नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, तुम ये जो नॉर्मल लॉस निकाले हो ऐसे ही निकालना है तुमको, 1,15,000 डिवाइड बाय 980, तो तुम्हारा जो पर यूनिट कॉस्ट आ गया है 117.34, इसमें तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 117.34 इंटू 30 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 117.34 इंटू 30, जो तुम्हारा 3520 आ रहा है, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा लॉस। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा लॉस हो गया, बहुत सिंपल बात है, ये तुम्हारा यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस को तुमको लॉस ट्रीट करना है, और तुमको इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड जानना है। इवन दो जब तुम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे इंटरमीडिएट में उतने हाई लेवल का कॉस्टिंग पढ़ोगे, तब तुम देखोगे कि यही जो एबनॉर्मल लॉस होता है तुम इसको कॉस्टिंग पीएनएल में डालोगे। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है, तुमको कॉस्टिंग में हर जगह देखने को मिलेगा जब कॉस्टिंग पढ़ोगे तब। तो इसलिए अभी से बेस एकदम सही से साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए कि एबनॉर्मल लॉस हम लोग नहीं ऑब्जॉर्व करते, वो हमारे पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, और कॉस्टिंग करेंगे तब कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है, सिंपल डेबिट साइड। और नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो नॉर्मल लॉस इज एक्सेप्टेबल बट एबनॉर्मल लॉस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोलो इतनी बात क्लियर हुई, बोलो। या हाँ, अब ये तुम हाँ लोग कुछ भैया कुछ ये एक्सपेंसेस वाला ये सब लिख लो। एक और चीज तुम लोग लिख सकते हो, नॉर्मल लॉस, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो ठीक है, हो गया इतना काफी है। चलो अब एक तो क्वेश्चन तुम लोग कर लो, कंसाइनर सेंड
गुड्स टू कंसाइनी 10,000 units at the rate 150 each, and also consignor incurred following expenses: इंश्योरेंस 40,000, फ्रेट 10,000 और कार्टेज 20,000। कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। लो तो निकालो, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना होगा? टेन थाउजेंड इंटू 150 कितना होता है? 15 लाख प्लस इंश्योरेंस फ्रेट कार्टेज प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट प्लस कार्टेज। इंश्योरेंस कितने का है? 40, 10, 40,000, 10,000, 20,000। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? 4, 5, 6, 7, 70,000। 15 लाख 70,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 150 यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 10,000। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट पर यूनिट 157। समझ में आया बात? हाँ है ना, कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलता है। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो आई शैल राइट कि कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अपॉन, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर प्लस एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये आ जाता है कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया? ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ कोई भैया। प्रॉब्लम है? नहीं है? ठीक है। अब नाउ एक सेम एग्जांपल but there is an normal loss of 200 units. Find revised cost per unit. लो सेम एग्जांपल लो, 200 का नॉर्मल लॉस है, तो अब निकाल के दिखाओ कॉस्ट पर यूनिट। देखो कैसा आएगा, बहुत सिंपल है। टोटल कॉस्ट कितना आया था बताओ पिछले क्वेश्चन में? 15,70,000। 157 है। 15,70,000। 15,70,000। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, लेकिन नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद। तो नॉर्मल लॉस 200 का था, 10,000 यूनिट था, तो अब ले लेंगे 800। 1,000 यूनिट था, 10,000 यूनिट था, 10,000 यूनिट था ना, अच्छा हाँ, तो 10,000 था। 9,200 9,800 यूनिट लेंगे ना। हाँ, मैं 1,000 ले लूँ। हाँ, तो ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 15,70,000 डिवाइडेड बाय 9,800, तो 160.20। ये देखो, तो एक बात बताओ, देखो कॉस्ट हाँ बढ़ गया ना, पर वही है कि नॉर्मल लॉस गुड यूनिट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट्स अब्जॉर्ब कर लिए। अब फिर से एक सेम एग्जांपल,
there is an normal loss of 200 and abnormal loss of 300. Find cost per unit and abnormal loss. कॉस्ट पर यूनिट और एबनॉर्मल लॉस निकाल के दिखाओ। ठीक है, सेम एग्जांपल लो, सेम एग्जांपल 200 नॉर्मल लॉस, 300 एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट पर यूनिट और एबनॉर्मल लॉस निकाल के बताओ। 160.20। यस, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो सबसे पहली बात यहाँ कॉस्ट पर यूनिट सेम ही आएगा, 15,70,000 डिवाइडेड बाय 9,800 जो कि आया था मेरा 160.20। रीजन बीइंग क्योंकि मैं पहले ही बोला एबनॉर्मल लॉस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, एबनॉर्मल लॉस हम चार्ज नहीं कर सकते। एबनॉर्मल लॉस हम चार्ज कर दिए तो फालतू में कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो whenever we have to find cost per unit we are going to ignore abnormal loss। पर अगर हमसे क्वेश्चन पूछा देखो अब एबनॉर्मल लॉस बताओ कितना है, तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो मेरा इतने का जो 160.20 का गुड था उसके मेरे 300 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस में चले गए। तो 160.20 यानी कॉस्ट पर यूनिट इंटू एबनॉर्मल लॉस नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि लॉस हो गया एबनॉर्मल लॉस, उसको हम लोग इंटू कर देंगे तो मेरा एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस फाइंड करने बोला मतलब तुमको क्वेश्चन अमाउंट निकालने बोल रहा है, तो 48060 मेरा पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ऑल्सो एक चीज तुम लोगों को याद है कि नहीं कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे यहां पर तो हम लोग इधर एबनॉर्मल लॉस दिखाते थे, याद है कि भूल गए? पूछो क्यों? क्यों? चलो आज हम तुमको रीजन बताएंगे। 10 ओपनिंग स्टॉक था, 90 परचेजेस था, मैंने मान लो 80 यूनिट सेल कर दिए और अभी मैं गोडाउन में जाके जब चेक किया तो मेरे पास सिर्फ 10 ही यूनिट बचे। 10 यूनिट कहाँ गए? कहाँ है 10 यूनिट? एबनॉर्मल लॉस नहीं, और तुमसे ऑडिटर पूछ रहा है 10 यूनिट कहाँ है बेटा, कहाँ घपला किया है, क्या फ्रॉड किया है, क्या ब्लैक मार्केटिंग किया है, बता 10 यूनिट कहाँ है। तो तुम क्या जवाब दोगे कि 10 यूनिट तो एबनॉर्मल लॉस हो गए। बोलेगा दिखाओ, बोला पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड है, तो बोलना इसकी एंट्री कहाँ है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड एबनॉर्मल लॉस है। भाई अराइज करने की एंट्री कहाँ है, ये तो ट्रांसफर एंट्री हो गई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कहाँ हुआ है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट यहां हुआ है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट लॉस हो जाते हैं और इसको क्रेडिट साइड में डालने का मतलब ये नहीं है कि मैं इनकम बुक कर रहा हूं, इसको क्रेडिट साइड डालने का मतलब ये है कि मैं दिखा रहा हूं कि मेरे पास जो गुड्स आए थे उसमें से 10 गुड्स चले गए बाय एबनॉर्मल लॉस, तो मैं गुड्स कम करने के लिए उसको क्रेडिट साइड डाला हूं। इधर तुम्हारा टीचर हो सकता है तुमको ये सिखाया हो कि परचेजेस से माइनस कर देते थे एबनॉर्मल लॉस को, तो दोनों का भी ट्रीटमेंट सेम ही होगा, फिर ये 80 हो जाएगा उस हिसाब से, और इसको गैप कर दोगे तो बात वही हो जाएगी, 90-90 आ गया दोनों साइड, इधर 10 है इधर 80 है, इधर 10 है, 90-90 आ गया। पर वी हैव टू फॉलो दिस क्योंकि हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब नॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड दिखा जाता है ये दिखाने के लिए कि हमने कम कर दिया, क्या कम कर दिया, गुड्स को कम कर दिया, जो गुड्स के यूनिट थे उसको कम कर दिया क्योंकि अब नॉर्मल लॉस हो गया, और फिर यही पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आई बात? हाँ भैया। यस, इस वजह से। ठीक है, तो भूल भी गए होगे तो याद कर लो कि अब नॉर्मल लॉस जो है वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाता है फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज ट्रेडिंग अकाउंट में इतना जोर क्यों डाल रहा हूँ आगे चल के तुमको समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, क्लियर हुई के बाद अब एक और मेरे को एक बात बताओ, एक और कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग टू बी अकाउंटेंट, वी हैव टू डिस्कस ऑल दी कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमको सिखा नहीं सकता हर चीज कि ये ऐसे होता है इसको याद कर लो, ये ऐसे होता है इसको याद कर लो, ये ऐसे होता है इसका, मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि बताओ मैं सही बोल रहा हूँ, तुम लोग एग्री कर रहे हो इस पॉइंट पे, और तुम जब एग्री करोगे इस पॉइंट पे तब मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारे अकाउंटिंग के अंदर लिखा हुआ है। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, इधर से मैंने 10,000 यूनिट्स रिलीज किए, ठीक है, कंसाइनी के पास जाने के लिए। कंसाइनी के पास जब गुड्स पहुंचे रास्ते में, अब देखो यहाँ पर खर्चे हो गए थे कुछ, 10,000 यूनिट्स 100 रुपए वाले थे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया था 10,000 का, और इंश्योरेंस का खर्चा हो गया था 20,000 का। ठीक है, और जब गुड्स इसके पास पहुंचे तो 9,600 यूनिट्स पहुंचे, रिसीव्ड बाय एजेंट। ठीक है, कंसाइनी नहीं लिखता स्पेलिंग बड़ी है, एजेंट। ठीक है,
तो 9600 यूनिट्स पहुंचे। तो एक बात बताओ, क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि 400 यूनिट्स नहीं पहुंचे हैं? हाँ भैया। है ना? और मैं बोल रहा हूं कि हाँ 400 यूनिट नॉर्मल लॉस है। मैं बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं 400 यूनिट ये नॉर्मल लॉस है, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, ये जो नॉर्मल लॉस आया, ठीक है, इस पे जब मैं कॉस्ट निकालूंगा, ठीक है, जब मैं इसकी कॉस्ट निकालूंगा, तो एक बात, एक और चीज बताता हूं। इसके बाद फिर से ये 9600 गोडाउन में चले गए, ये 9600 जो था गोडाउन में चले गए, ठीक है? सम कैरियज पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी के बिहाफ में कंसाइनर भी पे किया है। एक मिनट रुकना। देखो मैं क्या बारे में बात कर रहा था। 9600 यूनिट रिसीव बाय एजेंट, कैरियज पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर ले लेते हैं 10,000 रुपए, ठीक है? और एक और चीज ले लेते हैं, गोडाउन रेंट 20,000 रुपए, ठीक है? तो इतना खर्चा इसने भी किया, या किसने किया? कंसाइनी ने, कंसाइनर के बिहाफ में कंसाइनी। तो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं तुम कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दिखाओ, तो तुम बोलोगे अरे भैया अब तो बनता है 10,000 इंटू 100 प्लस 10,000 रुपए जो ट्रांसपोर्टेशन का लगा, प्लस 20,000 रुपए जो इंश्योरेंस का लगा, प्लस 10,000 जो कंसाइनर पे किया। कैरियज, कैरियज डायरेक्ट खर्चा है, अभी गोडाउन में गुड्स पहुंचा नहीं है, अभी गोडाउन में गुड्स पहुंचा नहीं, इसलिए कैरियज का खर्चा हुआ है। लेकिन गोडाउन रेंट इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, पहले बताओ? नहीं। नहीं। और डिवाइड किससे करूं, कितने यूनिट से? 10,000 से कि 9,600 से? 9,600। 9,600 से, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल लॉस है तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? कितना आ रहा है ये? 10,40,000 डिवाइडेड बाय 9,600। बोलो। ये आ रहा है 108.33, ठीक है? तो हाँ। ये वाला लॉजिक तो तुम्हारा अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम क्लियर है। हाँ। हाँ अब देखो, अब ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, फिर से सेम ही क्वेश्चन लूंगा। 10,000 यूनिट्स है ऑफ 100 ईच, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 10,000, इंश्योरेंस का खर्चा 20,000 रुपए, ठीक है? ये जब इसने भेजा किसको? कंसाइनी को, कंसाइनी को, तब उसको सिर्फ 9,800 यूनिट्स रिसीव हुए। 9,800 यूनिट्स क्या हुए उसको? रिसीव हुए। लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं ये 2,000 जो है वो अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है। प्लस और चीजें मैं लेके रखा था, और क्या लेके रखा था? कैरियज पेड बाय कंसाइनी है, कैरियज पेड बाय कंसाइनी कितना है? 10,000 रुपए। 10,000 का कैरियज कंसाइनी पे किया, ठीक है? रिसीव होने के बाद वो कंसाइनी पे किया, और फिर उसके बाद गोडाउन रेंट भी ले लेता है 20,000 का था। तो एक तो बेचारा गोडाउन रेंट हमेशा से क्या है, इग्नोर, इनसे वो इग्नोर इंसान है, इसको तो इग्नोर ही करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब देखो, अब यहां पर हम लोग जब कॉस्टिंग करेंगे तो सबसे पहली बात, क्या ये हम मैं सबसे पहले मेरे को बताओ टोटल कॉस्ट कितना लूं? टोटल कॉस्ट देखो, डिवाइड किससे करूंगा? नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ मेरे को, 10,000 की 9,800? 9,800 ही। 9,800 से डिवाइड करूंगा। अब नॉर्मल लॉस माइनस करके डिवाइड करूंगा। नहीं नहीं नहीं, 10,000 से ही करेंगे। 10,000 से ही करेंगे डिवाइड, क्योंकि बेटा एक चीज हाँ। तुम लोग गांठ बांध लो अभी से, कि जब तुम कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो जो नीचे यूनिट्स लोगे, यूनिट्स में माइनस करोगे सिर्फ नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस को नहीं माइनस करना, अब नॉर्मल लॉस को नहीं माइनस करना, अब नॉर्मल लॉस को वो नहीं एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ नॉर्मल लॉस को एब्जॉर्ब करता है। जो यूनिट्स तुम भेजे उसमें नॉर्मल लॉस माइनस होगा, यहां पर मैं नॉर्मल लॉस दिया ही नहीं हूं,
क्वेश्चन में सिर्फ एबनॉर्मल लॉस दे दिया 200 का, ठीक है, तो डिवाइड किससे होगा, 10,000 से होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कंसाइनर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, आगे बढ़ते हैं, पहले लॉजिक क्लियर कर दो। इसने इसको गुड सेंड किए, वही 10,000 हमारे, इसको 9,800 रिसीव हुआ। उसके बाद ये भी कुछ खर्चे किया, हमने देखे कैरियज वैरियज का खर्चा, हो सकता है इसको शहर में गुड्स मिला, मान लो जैसे हमारे शहर में व्यापार विहार में गुड्स उतरता है, व्यापार विहार से फिर हमको अपनी शॉप तक लाने में खर्चा लगता है, जो भी भाड़ा वाड़ा लगता है वो हमको खर्चा लगता है। हमको अपने सिटी एरिया में हमारी दुकान है, व्यापार विहार आउटर में है, आउटर से सिटी में लाने में 10-15 किलोमीटर का जो खर्चा है वो लगता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो कंसाइनी है, जो ये है बंदा एजेंट, ये प्रिंसिपल है, तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल तो भाई जो गुड सेंड किया है पूरे 10,000 गुड सेंड किया है, बोलो हाँ, बोलो, हाँ तो वो पूरे 10,000 गुड्स का भाड़ा दिया होगा, दिया हाँ होगा। लेकिन जब कंसाइनी अपने शॉप में लेके जा रहा था तो क्या वो 10,000 गुड्स का भाड़ा दिया है कि 9,800 गुड्स का भाड़ा दिया है? 9,800। 9,800 गुड्स का भाड़ा दिया, यस। तो जब कंसाइनी ने जो खर्चा किया वो उसने एबनॉर्मल लॉस वाले गुड्स में खर्चा किया ही नहीं, एबनॉर्मल लॉस वाले गुड्स में तो वो नहीं खर्चा किया, वो तो सिर्फ जो गुड्स उसको मिले हैं 9,800 यूनिट जो उसको मिले हैं उसने तो सिर्फ उसी में खर्चा किया। तो क्या एक बात बताओ, जब एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन होगी तो कंसाइनी ने जो खर्चा किया उसको मैं इंक्लूड करूं नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं? जो कंसाइनी ने खर्चा कर दिया, कंसाइनी ने एबनॉर्मल लॉस में खर्चा किया क्या, 200 यूनिट जो एबनॉर्मल लॉस हो गए थे उसमें कंसाइनी का 1 रुपया भी खर्चा हुआ है? नहीं किया। नहीं हुआ। तो क्या मेरे को उसका वाला खर्चा नहीं इंक्लूड करना चाहिए एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन के टाइम? नहीं। नहीं करना चाहिए, यस। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो हम पहले तो 10,000 इंटू 100 लेंगे, प्लस 10,000 जो कंसाइनर पे किया ट्रांसपोर्ट वो भी लेंगे, प्लस 20,000 का इंश्योरेंस भी लेंगे। लेकिन जब उसको गुड्स रिसीव हुए उसके बाद जो उसने कैरियज में खर्चा किया वो उसने सिर्फ 9,800 यूनिट्स में ही खर्चा किया होगा। 10,000 यूनिट्स तो उसको मिले ही नहीं ना, उसको तो 9,800 मिले हाथ में, तो वो 200 जो एबनॉर्मल लॉस हुआ हाँ उसके ऊपर तो बेचारा खर्चा किया ही नहीं है, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना इंक्लूड करूंगा किसके लिए, एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए। तो डिवाइडेड बाय 10,000 होगा, तो ये 10,30,000 हो जाएगा, 10,30,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये हुआ 103। 103 रुपए से मैं एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन करूंगा, तो एबनॉर्मल लॉस जो मेरा आएगा वो आएगा 103 इंटू कितना यूनिट्स, 200 यूनिट्स, तो ये मेरा आ जाएगा इंटू 200, तो ये आया 20,000। 20600। हाँ 20,600 आ गया मेरा एबनॉर्मल लॉस। और अगर मैं बोलूं कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताओ, तो कॉस्ट पर यूनिट में फिर मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा, किसको इंक्लूड कर लूंगा, ये 10,000 को। गोडाउन रेंट अभी भी नहीं इंक्लूड होगा, पर ये 10,000 इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट कि कॉस्ट कितना लगना है, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा, फिर इसी में कितना आया था, 10,30,000 आया था ना, तो ये 10,30,000 में फिर 10,000 प्लस होके 10,40,000 हो जाएगा। और डिवाइड किससे करूं बताओ, कितने यूनिट से डिवाइड करूं? 10,000। 10,000 से होगा, यस। एबनॉर्मल लॉस को तो कभी भी नहीं लेना, 10,000, तो ये आ गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट 104। लेकिन एबनॉर्मल लॉस का कितना आया, 103। तो बोलो ये कॉन्सेप्ट बैठा जाके दिमाग में एकदम फिट, डुश, एकदम फिट बैठा जाके कॉन्सेप्ट, बोलो। मतलब जब हम लोग टोटल कॉस्ट निकालते हैं उसमें हम लोग जो भी जितना एबनॉर्मल भी लॉस खर्चा हुआ करेगा है वो इंक्लूड सब ले लेते हैं, जितना भी खर्चा हुआ है सब ले लेते हैं, और नॉर्मल अच्छा। लॉस को भी कंसिडर करते हैं। हाँ नॉर्मल लॉस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस, तो हम देखेंगे कि हमने जो गुड्स है इन ट्रांजिट लॉस हुआ है, या फिर अभी एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इन गोडाउन लॉस वाला बता रहा हूं, कि जैसे मान लो इसी सिचुएशन में, सेम सिचुएशन है, ठीक है, एक एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर भर भर के डाउट पूछना, कोई नहीं मना करेगा। इसी सिचुएशन में 10,000 यूनिट्स रिसीव हुए, पूरे 10,000 भेजा था, 10,000 रिसीव हुए, लेकिन 200 एबनॉर्मल लॉस हो गया इन गोडाउन, इन गोडाउन। तो अब मेरे को एक बात बताओ, कंसाइनी जब उसको यहां पर गुड्स मिले, ठीक है, अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है, अब उसको पूरे 10,000 मिले, तो एक बात बताओ, अब वो व्यापार विहार से अपनी दुकान तक 10,000 गुड्स में पूरा खर्चा करके लेके गया कि अभी भी 9,800 में ही खर्चा किया?
पूरा 10,000 में किया होगा खर्चा। पूरे 10,000 में हाँ, किया। तो अब जब मैं निकालूंगा अब नॉर्मल लॉस, तो क्या मैं ये 10,000 का खर्चा जो वो कैरियज में खर्चा किया था उसको इंक्लूड करूंगा? हाँ करेंगे। हाँ यस, क्योंकि अभी जो 200 यूनिट अब लॉस हुआ है ना, अब जो 200 यूनिट वाला लॉस हुआ है ना, उसमें वो मिलने के बाद ट्रांजिट में नहीं हुआ है, वो गोडाउन में जाने के बाद हुआ है। और गोडाउन पहुंचने के मतलब ये है कि कैरेज वाला खर्चा हो चुका वो 200 यूनिट में, तो उसको भी मैं कंसिडर करूंगा। उस सिचुएशन में मेरा एबनॉर्मल लॉस भी 104 से ही निकलेगा। एबनॉर्मल लॉस भी 104 से ही निकलेगा। 104 इंटू 200 यूनिट, तो कितना आ जाएगा? 20,800। ये कौन सी सिचुएशन है? ये वाला था जब इन ट्रांजिट हो गया एबनॉर्मल लॉस। और ये वाला कौन सा सिचुएशन था? जब गोडाउन में हुआ एबनॉर्मल लॉस। तो बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। बीइंग एन अकाउंटेंट यू कैन एबल टू थिंक। ठीक है, अकाउंटेंट होने के नाते तुम ये चीज सोच सकते हो कि हाँ यार ये सही बात बोल रहे हैं कि अगर ट्रांजिट में लॉस हुआ है तो वो एबनॉर्मल लॉस में खर्चा हुआ था। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ ट्रांजिट में मतलब कंसाइनी को मिलने के पहले तक जो खर्चा हुआ था उसी को कंसिडर करेंगे। पर अगर गोडाउन में लॉस हो रहा है, गोडाउन में अब नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो भाई गोडाउन के पहले तो पूरा खर्चा हो चुका है, तो पूरा पूरा खर्चा कंसिडर कर लेंगे। अब पूछो कहाँ डाउट है, कहीं भी डाउट है पूछो। डाउट आना एकदम ऑब्वियस है। भैया वो टोटल कॉस्ट हम लोग किए मतलब 9,800 का तो पैसा दिए ना पहले वाले में हम लोग, तो वो 9,800 को इंक्लूड नहीं करेंगे वो मतलब कि 10,000 के लिए नहीं दिया पैसा। 200 एबनॉर्मल लॉस हो गया लेकिन 9,800 का तो दिया ना। तो किसमें? टोटल कॉस्ट में ये उसका। ये वाले में, ये वाले में। नहीं इसके पहले वाले में ऊपर टोटल कॉस्ट जो निकाले हम लोग उसमें वो 10,000 वो जो कैरियज के लिए पे किया हाँ वो हम लोग नहीं लिए। हाँ। लेकिन वो 2,000 एबनॉर्मल लॉस हुआ लेकिन 9,800 का तो पे किया ना, तो उसको नहीं लेंगे। नहीं तो 9,800 लॉस का है, लॉस तो सिर्फ 200 है। 9,800 का तो हम निकाल ही नहीं रहे, हम तो 200 के लिए निकाल रहे हैं ना, अच्छा हाँ। है ना। हाँ तो हाँ 9,800 लॉस नहीं है, 9,800 तो यूनिट उसके पास पहुंच गया, उसके लिए वो एबनॉर्मल लॉस क्यों निकालेगा? एबनॉर्मल लॉस तो मैं 200 यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि 200 यूनिट में ये वाला खर्चा हुआ है। हाँ, 200 यूनिट में ये वाला खर्चा हुआ है। हाँ, 200 यूनिट में ये वाला खर्चा हाँ हुआ है। हाँ, पर क्या 200 यूनिट में वो 10,000 वाला खर्चा हुआ है ना? नहीं। हाँ, तो ऐसे बोल रहा हूं मैं। इवन तुम लोग इंडिविजुअली भी निकाल के देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो, देखो, एक यूनिट कितने का है? 100 रुपए का है। 100 रुपए का एक यूनिट है प्लस, ठीक है, 100 रुपए का एक यूनिट है प्लस 10,000 का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है, तो प्रोपोर्शनेट निकालते हैं। 10,000 का खर्चा टोटल कितने यूनिट्स में हुआ है? 10,000 का खर्चा 10,000 यूनिट में हुआ है, 10,000 यूनिट में। और हमारा एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ है? 200 यूनिट्स का हुआ है, तो प्रोपोर्शनेट हाँ निकालूंगा 200 प्लस इंश्योरेंस का खर्चा। इंश्योरेंस का खर्चा 20,000 हुआ है, 20,000 भी पूरे 10,000 यूनिट्स में हुआ है, लेकिन मेरे को 200 यूनिट्स का प्रोपोर्शनेट निकालना है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल के देखो, सेम आंसर आना चाहिए। 100 प्लस ये और ये कट गया, 10,000 और 10,000, तो कितना बचा? ये 200 प्लस ये 2, तो ये बचा 400। अरे ऐसे नहीं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, पर यूनिट निकालना है ना, पर यूनिट, यस। तो इसको भी 200 से डिवाइड करूंगा, इसको भी 200 से डिवाइड करूंगा, और ये वाला तो मैं ऑलरेडी पर यूनिट लेके रखा हूँ। तो ये 1 रुपए, ये 2 रुपए, तो 100 प्लस 1 रुपए प्लस 2 रुपए, 103 रुपए। देख लो, ऐसे भी वही आया। मतलब अल्टीमेटली तुमको सिर्फ वो 200 यूनिट्स के ही कॉस्ट कंसिडर करना है, चाहे तुम ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो। अब क्लियर हुआ लॉजिक? हाँ भैया। बोलो, एकदम क्लियर? मोना क्लियर? हाँ भैया। यस। तो ऐसे होगा। तो चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को दिया जाए, करना है ये क्वेश्चन सॉल्व। गुड्स सेंट 500 यूनिट्स एट द रेट एट द रेट 200 पर यूनिट। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10,000, और गोडाउन रेंट 20,000,
कैरियज पेड बाय कंसाइनी ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर 10,000 और देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50 यूनिट्स। तो फाइंड करो एबनॉर्मल लॉस एंड कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों निकालो। चलो करो इसको। अरे एक सेकंड रुको, मैं वो तो बताया नहीं कि एबनॉर्मल लॉस हुआ किधर। एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50 यूनिट्स ऑन गोडाउन, 50 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया गोडाउन, ठीक है। गोडाउन में मतलब कंसाइनी को पूरा 500 का यूनिट पूरा पूरा रिसीव हुआ था, 50 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस गोडाउन के अंदर हुआ है, उस सिचुएशन में निकालना है। मतलब तुमको क्वेश्चन ये इन्फॉर्मेशन बताएगा, टेंशन मत लेना। डायरेक्ट एबनॉर्मल लॉस लिखा है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे हम लोग ऊपर ट्रीटमेंट करके आए वैसे ही कर लेंगे। पर अगर ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन कर दिया कि इन ट्रांजिट ही हुआ है या इन गोडाउन ही हुआ है, तब यू हैव टू अप्लाई दिस स्पेशल थिंग्स, ठीक है। तो ये अभी गोडाउन में हुआ है 50 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस, तो अब निकालो। चलो देखो, मेरे को सबसे पहले ये बताओ, अगर मेरे को एबनॉर्मल लॉस के लिए निकालना है, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस के लिए निकालना है, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूंगा? कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू एबनॉर्मल लॉस में जो यूनिट्स है, एबनॉर्मल लॉस कितनी यूनिट्स है? 50 यूनिट्स, इसमें कितने खर्चे हो गए होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो उसका खुद का जो कॉस्ट होगा वो होगा ही होगा। तो एक बात बताओ, वो डाउन में हो रहा है, इसका मतलब सारा खर्चा इसमें हो चुका होगा ऑलरेडी, चाहे कंसाइनी की है चाहे हाँ कंसाइनर की है ना। तो पूरा पूरा खर्चा हाँ उठा लूं, तो 500 हाँ इंटू 200 प्लस 10,000 ट्रांसपोर्टेशन का, गोडाउन रेंट बेचारा नहीं लेते हैं इसको, प्लस कंसाइनर जो कैरियज में खर्चा किया है, अपॉन किससे डिवाइड करूं? 500 की 450? हाँ 500। 500, यस। एबनॉर्मल लॉस नहीं कंसिडर करते, ध्यान रखना ना, अच्छा एबनॉर्मल लॉस नहीं हाँ, कंसिडर करते। तो 500 मैं 200 करती हूँ इंटू जल्दी से। 200 ये हुआ 1 भैया, लाख। और 20,000 क्यों यूज करेंगे? क्या? वो डाउन रेंट। वो डाउन रेंट नहीं लेते ना, इनडायरेक्ट खर्चा है। 1,20,000 240 अपॉन 500 कितना आया? 1,20,000 अपॉन 500, 240, यस। 240 इज द एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस जो आएगा वो आ जाएगा 240 इंटू 50, 12,000 कितना? 12,000, 12,000। यस, ठीक है। अब देखो, अब समझ में ही बात, क्योंकि अभी तक में 50 यूनिट में सारे खर्चे हो चुके थे। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुमको एबनॉर्मल लॉस निकालना है सही से, यू आर एन अकाउंटेंट, यू हैव टू बी एक्यूरेट इन योर मेजर्स, ठीक है। तो तुमको ये ध्यान रखना है कि हमको तुमको बस देखना है कितना खर्चा, अगर इन ट्रांजिट हो गया है तो कंसाइनी उसके ऊपर खर्चा किया ही नहीं होगा, तो कंसाइनी वाले खर्चे नहीं लेना, ठीक है। पहली बात तो ये इनडायरेक्ट खर्चे लेते ही नहीं है, किसी भी सिचुएशन में इनडायरेक्ट खर्चों को तो इग्नोर ही मारते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं ना, इसीलिए इग्नोर मारते हैं। मैं क्यों बोला शुरू से ट्रेडिंग अकाउंट ध्यान में रखो, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे। तुम ये भी याद करो, पीएनएल अकाउंट में रेंट जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में कभी रेंट जाते देखे हो? बोलो, नहीं ना। नहीं। तो वही चीज बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए ध्यान में रखो, डायरेक्ट खर्चे लेने, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन ट्रांजिट हो गया एबनॉर्मल लॉस ना, नॉर्मल लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस तो ऐसे भी एब्जॉर्ब हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस अगर इन ट्रांजिट हो गया तो सिर्फ ट्रांजिट तक के खर्चों को लेना है एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए, पर अगर गोडाउन में हाँ हुआ तो पूरे खर्चे ले लेना। क्लियर हुई बात? हाँ है ना। तो यहाँ पर आ गया, और फिर उस पर कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? वो भी 240 ही आएगा, है ना, क्योंकि गोडाउन में छुआ है तो इसमें भी सारा खर्चा लेंगे, 240 ही आएगा, ठीक है। समझ में ही बात? हाँ भैया। बोलो। और बाकी तो क्वेश्चन करते करते और क्लियर होते जाएगा। बाकी कंसाइनमेंट जैसे चैप्टर्स और जो भी नए चैप्टर आ रहे हैं, क्योंकि देखो तुम क्लास 11th में जो पढ़े हो, 12th में जो पढ़े हो, तुम अगर उसको फिर से पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लगता, बेसिकली यहाँ तुम्हारा रिवीजन ही करवाता हूँ मैं। 11th 12th में जो तुम पढ़े हो वो तुम्हारा रिवीजन ही हो रहा है, लेकिन जब तुम नए चैप्टर पढ़ रहे हो, वो भी ऐसे हाई लेवल के अच्छे, मतलब दिमाग चलाने वाले चैप्टर, अब तुमको लग रहा होगा कि हाँ कुछ लेवल है, ठीक है। उस सिचुएशन में यू हैव टू रिवाइज ईच डे। तुम जैसी घर जाओगे तुमको तुरंत उसको रिवाइज करना है, तुम जैसी क्लास खत्म होगी यू हैव टू रिवाइज, ठीक है, जब भी, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो
अब देखो लास्ट टॉपिक आज का मैं बात करने वाला हूं, मैं सिखाऊंगा नहीं कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, सिर्फ डिस्कस करूंगा। आज बस हो गया सिखाने वाला कार्यक्रम खत्म। कमीशन के बारे में, तो कमीशन 3 टाइप के होते हैं, मैं पहले भी बोला हूं। एजेंट कमीशन में काम करेगा, और एजेंट कमीशन में काम करेगा तो उसको 3 टाइप का कमीशन में देता हूं। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, वैसे इसके नोट्स में भेज दिया ग्रुप में, ठीक है, तो यू कैन रेफर। ओवरराइडिंग कमीशन एक होता है, ओवरराइडिंग कमीशन, और एक सबसे मेन वाला सबसे लास्ट में लिखता हूं मैं, डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन, ठीक है, ओवरराइडिंग कमीशन और डेल क्रेडर कमीशन। मैं इसके बारे में सिर्फ चर्चा करता हूं कमीशन होते किस टाइप के। ऑर्डिनरी कमीशन बहुत सिंपल है, जैसे मान लो पहली बात तो ये, एक चीज डिफॉल्ट केस में ध्यान में रखो, डिफॉल्ट केस कमीशन जो है वो टोटल सेल्स पे दिया जाता है, ठीक है। ये चीज डिफॉल्ट केस में ध्यान में रखना कि जब भी कमीशन दोगे टोटल सेल्स पे दोगे, पहली बात। दूसरी बात, ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन तुमको बोल दिया 50%, नहीं 50% कौन देगा, 5% ऑन सेल्स, 10% ऑन सेल्स, 15% ऑन सेल्स, मतलब डायरेक्टली तुमको क्वेश्चन बोल देगा कि 10% ऑफ सेल्स जो है वो ऑर्डिनरी कमीशन है, तो बस आपको उसको ऑर्डिनरी कमीशन ट्रीट कर लेना है। समझ में ही बात, तो ये सिंपल है। ऑर्डिनरी कमीशन में ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है, वो लोग डिसाइड करते हैं आपस में म्यूचुअली कि क्या कमीशन हमको लगाना है, वो ऑर्डिनरी कमीशन होता है। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, तो देखो जैसे मान लो ये चीज बेसिकली मोटिवेशन के लिए दी जाती है। जनरली ये चीज तुमको मोबाइल शॉप वालों में देखने को मिलेगी। मोबाइल शॉप वाले क्या करते हैं, वीवो, ओप्पो, एमआई, ये सबका जो मोबाइल, एमआई तो खैर ऑनलाइन कंपनी है, ये सबको मोबाइल भेजते हैं। तो वीवो, ओप्पो का तुम देखना, तुम किसी भी शॉप में जाओ, मोबाइल वाली शॉप में, बस ऐसे ट्राई करने के लिए चले जाना, ठीक है, मास्क वास्क पहन के जाना, और तुम बोलना भैया मेरे को अच्छा, ऐसे तुम शो करना तुमको मोबाइल का कुछ नॉलेज नहीं है, और तुम उसको बोलना भैया मेरे को एक अच्छा मोबाइल दिलाओ 10,000 का, मस्त मोबाइल एकदम मज्जा मज्जा आ जाए ऐसा मोबाइल। देखना वो तुमको वीवो, ओप्पो, सैमसंग इसके फोन दिखाएगा, उसमें भी वीवो, ओप्पो ज्यादा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें उनको कमीशन ज्यादा मिलता है। तुमको पता है टारगेट बेस्ड काम होता है कि अगर तुम इतना मोबाइल सेट बेच दिए तो तुमको यहाँ का हम टिकट देंगे, तुमको फॉरेन टूर कराएंगे, ये सब कमीशन सिस्टम होता है। तो ओवर आईडी कमीशन बेसिकली वही होता है कि तुमको ना एजेंट जो है उसको प्रिंसिपल टारगेट देगा। क्या टारगेट देगा, कंसाइनर कंसाइनी को बोलेगा कि तुम 5 लाख का गुड्स बेचो, तो 5 लाख का तुमको ऑर्डिनरी कमीशन तो मैं दूंगा, नो टेंशन, 5 लाख का गुड्स बेचो ऑर्डिनरी, लेकिन 5 लाख से तुम 1 रुपया ऊपर गए, मतलब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो तुम जितना एक्स्ट्रा कर रहे हो, जैसे मान लो ये 5 लाख है, ये देखो ये 0 था, ये 5 लाख आया, 5 लाख से ऊपर जितना तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो, मान लो इतना एक्स्ट्रा, तो ये जो एक्स्ट्रा तुम किए ना, उस एक्स्ट्रा में मैं तुमको एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा। मतलब मान लो 5 लाख में उसको 10% मिलनी थी, 5 लाख में उसको 10% मिलनी थी, तो उसको 50,000 तो मिलेगी, प्लस मान लो वो 8 लाख की सेल्स किया, वो 5 की नहीं किया, वो 8 लाख की सेल्स किया, तो उसको 3 लाख में और 5% की मिल गई। तो ये वाला जो पोर्शन हुआ ना एक्स्ट्रा, वो ओवर राइडिंग कमीशन होता है। तो 15,000 उसको और मिल गया, तो उसका टोटल कमीशन हो गया 65,000। समझ में आया? तो ये होता है ओवर राइडिंग कमीशन। बोलो ऑर्डिनरी हाँ और ओवर भैया। राइडिंग समझ में आया? हाँ हाँ। थर्ड होता है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन मतलब होता है जब मैं एजेंट को गुड्स भेजा हूं, ठीक है, तो मैं उसको गुड्स भेजा हूं, तो मैं उसको बोला कि भाई तू क्रेडिट सेल्स मत करना, ठीक है, क्योंकि भाई क्रेडिट सेल्स करेगा तो बैड डेट्स होने के चांसेस है, तो डोंट गो फॉर क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं मैं क्रेडिट सेल करूंगा, क्योंकि जनरली लोग कस्टमर्स होते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये बात हमको पता है, ठीक है। तो क्रेडिट सेल जैसे ईएमआई ऑप्शन वगैरह होता है, तो ये चीज, तो फिर अब यहाँ पर हो सकता है प्रिंसिपल को मन ना हो कि उसको बैड डेट्स फेस करना पड़े या बैड डेट्स बियर करना पड़े, तो वो बोला एजेंट को कि मैं ना तेरे को ना बैड डेट्स, अगर तू बोला, अगर तू मेरे को प्रॉमिस किया, प्रॉमिस करता हूं कि जितने भी बैड डेट्स होंगे मैं बियर करूंगा, और या फिर बैड डेट्स में होने नहीं दूंगा, मैं एकदम रगड़ के मेहनत करूंगा, लेकिन बैड पूरे डेटर्स को मैं गुड करके रहूंगा, मैं बैड डेट्स नहीं होने दूंगा, एजेंट बोला प्रिंसिपल को, ठीक है। तो प्रिंसिपल बोला कि ठीक है मैं तेरे को उसके बदले डेल क्रेडर कमीशन दूंगा। मतलब अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो प्रिंसिपल एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन देता है बैड डेट्स को बियर करने के लिए, कि अगर फ्यूचर में बैड डेट्स हुए तो एजेंट वो बैड डेट्स तेरे सर में फटेंगे, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए है, बैड डेट्स तू बियर करेगा, ठीक है, उसके बदले में तेरे को डेल क्रेडर कमीशन दूंगा, ठीक है। तो इसको अब देखो बेसिकली डेल क्रेडर कमीशन क्रेडिट सेल्स में होना चाहिए कायदे से, है ना, क्योंकि क्रेडिट सेल्स हुआ है उसी में तो बैड डेट्स होता है। पर अगर बाई चांस क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट बोलता है कि तुम टोटल सेल्स में लगा देना, ठीक है,
टोटल सेल्स में लगा देना, या फिर तुम एजम्पशन भी पास कर सकते हो कि नहीं मैं क्रेडिट सेल्स में ले रहा हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये चीज वो तो क्वेश्चन करते टाइम मैं समझा दूंगा क्या चीज है। ठीक है, लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन समझ में है क्या होता है? बोलो। हाँ भैया। है ना? हाँ भैया। तो 3 टाइप के कमीशन तुमको क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पहला ऑर्डिनरी कमीशन जो डायरेक्ट फ्लैट रेट रहता है, दूसरा होता है ओवरराइडिंग कमीशन, जो तुम सेल्स टारगेट के ऊपर जाओगे तो तुमको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, और तीसरा होता है डेल क्रेडिट कमीशन, जो कि बेसिकली एजेंट बैड डेट्स बियर करे इसलिए प्रिंसिपल उसको देता है, यानी कंसाइनर कंसाइनी को देता है। तो इसके साथ हमारा ये वाला जो था, इसका मैंने बेसिक तुम लोगों को बहुत सारा कराया है। ठीक है, तुमको क्या करना है, तुमको बेटा अच्छे से रिवाइज करके आना है, बहुत तरीके से तुमको रिवाइज करना है इन चीजों को। क्यों जरूरी रिवाइज करना? क्योंकि भाई अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी मैं मेरी गाइडेंस से तुम पढ़ते हो ना, तो अभी तुमको चीजें क्लियर रहती, बाद में नहीं होंगी क्लियर, तुम भूलोगे कॉन्सेप्ट को, तो भूलना मत। ठीक है, तो भूलो नहीं, चीजें एकदम फ्रेश रहे, कल की क्लास करेंगे तो फिर से कल की क्लास में सारी चीजें एकदम अप टू डेट रहे, तो इसलिए यू हैव टू रिवाइज। तो ठीक है, अपने आप से प्रॉमिस कर देना कि हम भैया कसम खाते कि हम तो रिवाइज करेंगे रोज की क्लास में, कंसाइनमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सारे चैप्टर्स यू हैव टू रिवाइज प्रॉपर्ली। समझ में आई बात? बोलो। हाँ हाँ भैया। भैया। यस, चलो ठीक है।